यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। शुरुआत तुहिन जी आजाद से करता हूं, क्योंकि जो पावर हाउस था उत्तर प्रदेश हिंदी बेल्ट में, वहां पर फ्यूज में गड़बड़ी आ गई। अखिलेश यादव बाजीगर बने, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता संभालने जा रहे हैं, लेकिन इससे बाहर कैसे निकलेंगे? क्या रणनीति है? नमस्ते राकेश जी, सबको नमस्ते। देखिए, भव्य जीत, राष्ट्रीय स्तर पर तीसरी बार बहुमत पाना, 240 सीटें पाना और जितनी वोट प्रतिशत पिछली बार मिली थी उससे अधिक पाना कोई मामूली बात नहीं होती। आपको याद दिला दूं कि 1984 से लेकर 2014 तक कोई भी सरकार को, कोई भी पार्टी को अपने बल पर बहुमत नहीं मिलती थी। तो अगर बीजेपी ने लोगों की आशाएं बढ़ाई और 2014 में 282 और उसके बाद 303 सीटें पाई, तो स्वाभाविक है कभी कभार जीवन में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन यह स्पष्ट बहुमत बीजेपी के पक्ष में एनडीए सरकार के लिए है और इसमें कोई दो मत नहीं होना चाहिए। जहां तक उत्तर प्रदेश का सवाल है, देखिए, उत्तर प्रदेश में कुछ राज्य ऐसे हैं इस बार, जैसे मध्य प्रदेश हो गए जिसमें क्लीन स्वीप हुआ है, कर्नाटक में भी जो है प्रदर्शन अच्छा रहा है, उड़ीसा में क्लीन स्वीप हुआ है। तो कुछ जगहों पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि लोकल फैक्टर्स जो हैं वो हावी रहे। तो इस पर समीक्षा की जाएगी मेरे ख्याल से अगले एक आध हफ्तों में, जब सारे डेटा हमारे पास उपलब्ध होंगे, सारे कारण जो है फर्स्ट हैंड उपलब्ध होंगे, तो इस पर निश्चित रूप से आगे के भविष्य की स्ट्रैटेजी और सुधार का रास्ता जो है प्रशस्त किया जाएगा। ठीक है, सुधार का रास्ता प्रशस्त होगा, लेकिन दीपक भाई, इतनी बड़ी जीत मिल गई यूपी में, खासतौर पर अखिलेश यादव को यूपी में बाजीगर साबित हो गए, लेकिन अभी केंद्र में दूर है, क्योंकि यह रिकॉर्ड बन रहा है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री, और हो सकता है जो ट्रेंड है, क्योंकि 240 सीटें अकेले, और उतनी सीटें तो आपके पूरे गठबंधन को नहीं आई हैं जितनी अकेले बीजेपी को आई हैं। देखिए राकेश भाई, जो आंकड़े निकल करके आए हैं उसमें पूरे हिंदुस्तान में इंडिया ब्लॉक सभी सीटों पे बड़ी मजबूती के साथ लड़ता हुआ दिखा है। देखिए, रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में जो जनादेश उत्तर प्रदेश की महान जनता ने, सम्मानित जनता ने दिया है, ये सिर्फ आदरणीय हमारे नेताजी का आशीर्वाद है, और मैं इस जनादेश को आदरणीय श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी को मैं समर्पित करता हूं। देखिए, सही है कि हम लोग पीडीए को लेकर के, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, सिंचाई को लेकर के हम लोग लोगों के बीच में गए, लोगों की बातें हम लोग ने सुनी, लोगों की क्या उम्मीदें थी वो हम लोग ने जाना, उसी हिसाब से हमने अपना घोषणा पत्र तैयार किया, और जिसका परिणाम आज आपको दिख रहा है। देखिए, आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में 7 साल से डबल इंजन की सरकार है, लेकिन नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए जिस तरीके से मुझको देखने में, सुनने में आ रहा है कि देवेंद्र फडणवीस साहब जो है, वहां के डिप्टी सीएम जो है, वो इस्तीफे की पेशकश कर रहे हैं। मैं समझता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी जिम्मेदारी लेते हुए अविलंब यहाँ पे इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से उनको उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको, मतलब आप देवेंद्र फडणवीस के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं? क्यों इस्तीफा देना चाहिए? देवेंद्र फडणवीस का हमारी पार्टी नहीं क्या? देवेंद्र फडणवीस हमारी पार्टी के हैं क्या? राकेश भाई, नहीं तो क्या देवेंद्र फडणवीस से पूछे क्यों इस्तीफा देने की पेशकश कर रहे हैं? पूछे क्यों जिम्मेदारी ले रहे हैं? पूछा आपने देवेंद्र फडणवीस से? आप बीजेपी का इंटरनल मामला है, आप अभी उनको लीजिए, कौन किसकी जिम्मेदारी? तो आप क्यों? मैं भी तो, ये भी समाजवादी पार्टी का और उत्तर प्रदेश। अरे अब तो थोड़ा सा शांत हो जाइए राकेश भाई, अब तो थोड़ा सा। क्यों शांत हो जाए भाई? जनादेश आयोग से मैं कल भी सवाल पूछता था, आज भी सवाल पूछता हूं, अरे आप, और कल भी सवाल पूछता रहूंगा। तो हम क्यों ना इस्तीफा मांगे? नहीं, आप इस्तीफा मांगिए, इस्तीफा मांगना आपका अधिकार है। मांगे भाई इस्तीफा, योगी, हम उत्तर प्रदेश। अरे भाई, आप इस्तीफा मांगिए दीपक भाई, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। मैं इस्तीफा में इसलिए मांग ये रहा हूं, आपकी एक राजनीतिक पार्टी के तौर पर आपका अधिकार है। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा था कि आप देवेंद्र फडणवीस के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना चाहते हैं क्या? मैं मांग नहीं रहा हूं, सीधे मांग लेते। आपने फडणवीस को कोट किया, इसलिए मैंने पूछा। भारतीय जनता पार्टी, तो ये मत पूछिए, ये मत सोचिएगा कि मेरे तेवर में कोई चेंज आने वाला है। नैतिकता है उनके अंदर,
उनके अंदर नैतिकता है और वो जो है उसी नैतिकता के आधार पर जिम्मेदारी लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी इस्तीफा देना चाहिए। क्योंकि दीपक भाई अगर नैतिकता की आप बातचीत कर रहे हैं, अरे दीपक भाई नैतिकता की जो बातचीत आप कर रहे हैं उसको तो फिर तो नैतिकता के आधार पर बात चलेगी, बहुत दूर तो लग जाएगी। इस्तीफा आपके पूरे गठबंधन को उतनी सीटें नहीं आई है जितनी अकेले बीजेपी को आई है, उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उससे 5 सीट ज्यादा ही आई है, तो इसलिए नैतिकता पर मत जाइए। कभी गठबंधन ने नहीं कहा था, किसी गठबंधन के एक व्यक्ति का आप हमको बाइट उठा करके सुना दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो हम लोग एकजुट होकर के हम लोग चुनाव लड़े। और अरे सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं भाई, कोई अलग अलग होकर चुनाव लड़ता है क्या? दम पे पार करने के बाद सभी एकजुट होकर चुनाव लड़ते हैं, सभी ताकत के साथ लड़ते हैं। क्यों नहीं आ पाई इनकी 272? फिर क्यों नहीं आ पाई 272? अरे तो आपको कौन से पूरे गठबंधन को मेजॉरिटी क्यों नहीं आ पाई? जीत रहे हैं और किस दीपक भाई फिर सवाल उठेगा कि पूरे गठबंधन को मेजॉरिटी क्यों नहीं आ पाई? अकेले आ पाई है बात। अरे आप यूपी में सबसे बड़ी पार्टी बन गए, इनकी अकेले क्यों नहीं मेजॉरिटी? ये आपको इसकी बधाई है। आपने बीजेपी को बड़ा ट्रेंड दिया यूपी में, ये भी फैक्ट है। चंद्रबाबू नायडू जी को, लेकिन पूरे गठबंधन को मेजॉरिटी नहीं आई, ये भी एक फैक्ट है। क्यों मिलाना पड़ रहा है? फोन क्यों मिलाना पड़ रहा है? अरे राकेश भाई आपको क्यों मिलाना पड़ रहा है? आपको चंद्रबाबू नायडू नीतीश क्यों देखना पड़ रहा है? हमारा डिपेंडेंट होकर आपको दीपक भाई नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की ओर क्यों देखना पड़ रहा है? जो गठबंधन में आपके साथी नहीं थे, बल्कि जिन्होंने गठबंधन बनाई वो छोड़कर चले गए चुनाव से पहले। इतना परेशान न होइए, ये डिपेंडेंट नहीं, मैं कोई परेशान नहीं हूं भाई, राकेश भाई, मैं कोई परेशान नहीं हूं दीपक भाई। और परेशान वो लोग होते हैं जिनके कोई पॉलिटिकल एजेंडे होते हैं। आप परेशान लग रहे हो, आप परेशान, इसलिए मैं ना कल परेशान था, ना आज परेशान हूं और ना कल परेशान होऊंगा। अगर आप लोग भी सत्ता में चले गए, मेरे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप परेशान इसलिए हो कि आप एग्जिट पोल ने जो दिखाया वो परिणाम उस हिसाब से नहीं आया। और दीपक भाई, इसे राकेश भाई आप परेशान हो रहे हो। ये सब घिसी पिटी लाइन है भाई। एग्जिट पोल दिखाते समय कहा था कि इतने का सैंपल है, एक अनुमान है, दावा ठोककर नहीं कहा था कि यही रिजल्ट आएगा। ये आप जानिए, बिल्कुल दावा ठोककर नहीं कहा था कि यही रिजल्ट आने वाला है। एग्जिट पोल कहा था कि सर्वे है, एक अनुमान है, हो सकता है गलत भी हो सकता है। हमारी उम्मीद है कि ये सर्वे ठीक होगा, नहीं ठीक हुआ। आप क्यों घबरा रहे हो? नतीजा अलग आ गया। चलिए तो मेरे भाई बोलने से क्यों घबरा रहे हो आप? क्या बोलने से? बोल दो आपकी एग्जिट पोल गलत है। और तो हमने कहा गलत है, इसमें कौन सी बात है? अरे इसमें कहा की बात है दीपक भाई, इसमें बोलने वाली क्या बात है? एक अनुमान था, एक सर्वे था, गलत हुआ ना भाई। तो मैं क्यों ना बोलूं? चलिए तो एक जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं। भाई जो चीज गलत है उसको गलत बोलने में क्या हम पीछे हटेंगे क्या? आप बोलिए। राकेश जी, बड़ी विचित्र बात है कि इतनी अच्छे प्रदर्शन के बाद भी समाजवादी पार्टी को ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो असेंबली चुनाव में योगी जी को हरा पाएंगे। अरे इनको तो खुश होना चाहिए, समाजवादी पार्टी का रिवाइवल दिख रहा है, लेकिन अभी भी वो इस्तीफा मांग रहे हैं। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इनको भी आशा नहीं थी कि इतना अच्छा प्रदर्शन होगा। आप 2 साल वेट करिए, आप असेंबली चुनाव में योगी जी को हरा के दिखाइए। इनको भी पता है कि आज अगर असेंबली चुनाव होता है तो योगी जी वहां जीतेंगे। देखिए, जो कई बार मैंने कहा कि उतार चढ़ाव हो जाते हैं, 5 या 6 ऐसे राज्य हैं अभी भी जहां हमारी क्लीन स्वीप हो रही है। तो लेकिन अगर कोई राज्य है जिसमें की सीटें कम हुई है तो उसका आकलन होगा। और बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि ना तो जीत के बाद बहुत ज्यादा जश्न मनाती है और ना हार के बाद जो है मायूस होकर कहीं छुट्टी पे निकलती है। तो 24/7 हमारा आकलन चल रहा है और बहुत जल्दी जो है जो भी त्रुटियां रही हैं उनको सुधार लिया जाएगा। तो इसलिए समाजवादी पार्टी को अपने आप पर साहस होना चाहिए अगले असेंबली चुनाव के लिए। ठीक है तोइन भाई, मैं आ रहा हूं। जगदीश जी, तोइन भाई को ये बात जो है अपने देवेंद्र फडणवीस जी को समझानी चाहिए कि कुछ दिन बाद जो है वहां पे असेंबली के चुनाव है। ये बात आप उनको समझाइए ना। तो ठीक है, वो देख लेंगे उनको देवेंद्र फडणवीस से क्या बात करनी है, नहीं करनी है। आपने सुझाव दे दिया, तोइन भाई को अच्छा लगेगा तो सुझाव पर अमल कर लेंगे। करें ना बात। नहीं हमको देखिए, आज इनको केवल और केवल इलेक्शन कमीशन और पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए। जिस प्रकार से इन्होंने पिछले 3 महीने में इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया, जिस प्रकार से ईवीएम मशीन को बदनाम किया, कल की जो विक्ट्री, कल की जो वर्डिंग आई है, पूरी तरह हमारे प्रशस्त लोकतंत्र को विश्वभर में जब जाहिर करती है। तो मेरे ख्याल से जिन लोगों पर इन्होंने संशय पैदा किया इलेक्शन कमीशन पर, उनसे माफी मांगनी चाहिए। फरुखाबाद में क्या किया? अरे दीपक भाई, मैं आगे बढ़ रहा हूं।